ये जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें तुमसे ये नहीं पूछेगा क्लास 11 में कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, स्टेटमेंट लिखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है या थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या, ऐसे नहीं पूछेगा। मतलब 9 क्लास में हम लोग जो जो चीज़ पढ़ चुके हैं फर्स्ट या सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, वो सब चीज़ नहीं पूछता है। पूछता क्या है? न्यूमेरिकल्स। एक बात नहीं करना कोई भी, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। एक पुली है, पुली तुम लोग देखे हो घर गांव में, कुआं वगैरह में एक ऐसे गोल सा लगा हुआ रहता है, पानी खींचने में चक्का जैसा रहता है, उसको पुली कहते हैं, ठीक है। हाँ, जो घूमता है, जनरली देखना कुआं में पानी खींचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, आराम से खिंचाता है उससे, ठीक है, उसको पुली कहते हैं। एक पुली है, बात नहीं, ध्यान दो। उसमें क्या है कि एक पतला स्ट्रिंग इधर और इधर ऐसे 2 स्ट्रिंग ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये पुली जो है वो फिक्स्ड है कहीं पे भी, पुली जो है वो लाइट है, बहुत हल्का है, ऐसा मान के चल रहे हैं। और ये जो स्ट्रिंग है ये भी बहुत हल्का, लाइट और मासलेस है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, ध्यान देना। एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, ये 2 kg मास का, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, इसको हम 4 kg मास का एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि द पुली इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, मतलब सॉरी, स्ट्रिंग के बारे में ये चीज़ लिखा हुआ रहता है कि द स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, मतलब स्ट्रिंग लाइट है, बहुत हल्का, मासलेस, और खिंचाता नहीं है, उसका लंबाई नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग का लंबाई नहीं बढ़ता, धागा का लंबाई नहीं बढ़ता, खींचने से वो खिंचाता नहीं, बढ़ता भी तो एकदम नेग्लिजिबल। तो और ये जो पुली ये भी लाइट है और फ्रिक्शनलेस है। ये सब आलतू फालतू बात क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, जो असाइनमेंट है उसमें दिया हुआ रहेगा। हम केवल एक मेजर चीज़ बता देते हैं, ये 2 kg का मास है, ये 4 kg का मास है, 2 ऑब्जेक्ट ऐसे लटका हुआ है। डेफिनेटली क्या होगा, 4 kg का मास नीचे ऐसे गिरना चालू हो जाएगा, ये ऊपर चालू हो जाएगा उठना। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। क्वेश्चन क्या है? 2 क्वेश्चन है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ both the blocks, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान देना, ये एक ही स्ट्रिंग है, एक ही धागा है, और अगर ये धागा मासलेस है और इसके बीच में आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट भी अगर मासलेस है, यानी पुली जो है वो अगर मासलेस है, ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन लगेगा, ठीक है। हम बता चुके हैं इस चीज़ को भी। अच्छा, अब ध्यान देना, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग पूरा कॉपी कर लेना, क्वेश्चन भी कॉपी कर लेना, आंसर भी कॉपी कर लेना। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना होता है, ध्यान देना। जिस भी ऑब्जेक्ट को तुम सिस्टम मानना चाहो, अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को सिस्टम मानना चाहो या इस ऑब्जेक्ट को सिस्टम मानना चाहो, उसका तुम अलग से एक डायग्राम बना लो। हम इस ऑब्जेक्ट को अगर सिस्टम मानना चाह रहे हैं तो हम इसका एक अलग से ऐसे डायग्राम बना ले रहे हैं, ऐसे एक डायग्राम बना लिए। सिस्टम हम डिसाइड कर लिए। प्रोसेस, सबसे पहला सिस्टम डिसाइड करना। दूसरा प्रोसेस जी धनंजय, उसमें जो जो फोर्सेस लग रहा है उसको मेंशन करना। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ, बहुत अच्छा। और इससे धागा अटैच्ड है ना जी, तो धागा इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेगा, तो इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो इसमें नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन क्या है? ए मान लेते हैं, यही हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो हम जान रहे हैं अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा है, तो नेट फोर्स क्या होगा?
mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ऐसा करते हैं ना। अच्छा, इसका वैल्यूज रख देते हैं। g हम 10 लेते हैं तो m इसका 4 है और g 10 तो 40 ले लेते हैं, माइनस t इज इक्वल टू, ये 4 है ना तो 4a हो जाएगा। एक इक्वेशन मेरा यहाँ से बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस दूसरे ऑब्जेक्ट को सिस्टम लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है हम इसको सिस्टम लिए। दूसरे ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? mg नीचे लगेगा और ऊपर टेंशन लगेगा। ध्यान देना, ये दोनों में सेम ही टेंशन लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही धागा है और वो धागा मासलेस है। ये सब बता चुके हैं कि अगर धागा मासलेस रहे और बीच में कहीं पे भी कोई मासिव ऑब्जेक्ट, भारी ऑब्जेक्ट नहीं कनेक्टेड है तो हर जगह सेम टेंशन होता है। हम इसको मासलेस कंसिडर किए पुली को। तो यहाँ पे अच्छा, ये किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। और एक चीज, ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, बस इसका नीचे इसका ऊपर। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ a। अब इसका इक्वेशन हमको बताएगा, तुम बताओ अनुविशा इसका इक्वेशन। वेरी गुड, t माइनस एम जी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो t बड़ा है, तो नेट फोर्स t माइनस एम जी इज इक्वल टू, बहुत अच्छा। इसका मास क्या है? 2 है, तो t माइनस 20 इज इक्वल टू, ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन हो गया। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे टी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या है, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। दूसरा इक्वेशन क्या है, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। दोनों को ऐड करेंगे तो टी खत्म, 40 में से 20 जाएगा, 20, ये क्या आ जाएगा 6a। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 20/6। तो एक तरह से देखो तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बता दें कि तुम लोग को ज़रूरी नहीं है इनका फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग से बनाना। इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जब हम जिसको सिस्टम मानते हैं उसको पूरा इस जंबल फिगर से काट के अलग कर लेते हैं और इसमें लगने वाला सभी फोर्सेस हम दिखाते हैं, तो उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। शुरू में समझने के लिए हम लोग बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रो होते जाते हैं क्वेश्चंस वगैरह अच्छा खासा बना लेते हैं, तो वो डायग्राम हम यहीं पे कर देते हैं। हम क्यों अलग से डायग्राम बनाएं, हम यहीं पे कर देंगे कि इसमें नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो 4 × g, मतलब जो भी इस, तो 40 सीधे हो जाएगा, ऊपर की तरफ टेंशन होगा, यहाँ पे नीचे 20 होगा, ऊपर की तरफ सेम टेंशन होगा। हम इसी से सारा काम कर लेंगे, हमको अलग से फिगर बनाने का ज़रूरत नहीं। एक्सेलरेशन निकल गया जी। अब एक्सेलरेशन अगर निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करके टेंशन निकाल लेंगे, सिंपल सा चीज़। ठीक है, निकाल देते हैं। चलो हम क्या करते हैं, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है लेकिन लिखवा दे रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है मेरा, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 और a है 10/3। तो 40 माइनस टी इज इक्वल टू 40/3। टी उधर चला जाएगा, 40/3 को इधर ले आते हैं, तो 40 माइनस 40/3 इज इक्वल टू टी। तो ये कितना हो जाएगा 80/3 हो जाएगा टी, है ना। तो 80/3 न्यूटन हो जाएगा टेंशन अपना, हो गया। समझी? पक्का? ठीक, कोई दिक्कत है? छाप लो। क्या साइन कन्वेंशन? देखो बताते हैं सब कुछ। हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं, समझना, ये सब मैग्नीट्यूड है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो एक्सेलरेशन निकालें यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड खाली निकालें।
हम लोग अभी डायरेक्शन, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसका डायरेक्शन नीचे, इसका डायरेक्शन ऊपर है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन बोलेगा तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। साइन कन्वेंशन लिखने का जरूरत नहीं है, डाउनवर्ड्स लिख देते हैं। ये ऊपर जा रहा है तो इसका भी एक्सेलरेशन वही 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, ऐसे। तो साइन कन्वेंशन के लिए क्या होगा ना, हर एक क्वेश्चन में हमको मेंशन करना पड़ेगा कि ऊपर का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है, या नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे मेंशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, हमको इस तरह के क्वेश्चन में खाली मैग्नीट्यूड निकालने ही बोलता है या फोर्स का अमाउंट निकालने बोलता है, तो वो हम लोग निकाल देते हैं। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए हर चीज़ में। जो भी चीज़ लगे कि तुम में इस चीज़ का कमी है तो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करो। जैसे तुमको लगता है कि अरे थोड़े से हम काले हैं तो फेयर एंड लवली लगाना चालू कर देते हो ना, ऐसा लगता है कुछ भी, अगर वैसा लगता है अरे पिंपल्स हो गया तो ये फेस वॉश वो फेस वॉश करना चालू कर देते। तो उसी तरह से अगर लगे कि हैंडराइटिंग ख़राब है तो हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना चालू कर दो। लगे स्पीड कम है तो स्पीड को इम्प्रूव करना चालू कर दो। ठीक है, हाँ हाँ। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा है और इधर आ रहा है। ऑब्जेक्ट इधर से जाके इधर नहीं आएगा, ये बस ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, फिर तो ये टकरा जाएगा। मतलब अभी हम इस सिचुएशन की बात करें, जब ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे जा रहा था, तो एक्सेलरेशन क्या है उस समय? हाँ तो सर हाँ। यहाँ पे यहाँ दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ना? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग है। देखो समझो बात को, ये वाला ऑब्जेक्ट समझना थोड़ा सा, ये वाला ऑब्जेक्ट जिस, एक चीज़ बताते सिंपल सा, सपोज करो तुम 2 सेकंड का टाइम ले लो, किसी भी टाइम ड्यूरेशन में ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा नीचे की तरफ, ये भी तो उतना ही डिस्टेंस ऊपर की तरफ कवर करेगा। अगर ये स्ट्रिंग तुम्हारा बीच में मुड़ता उड़ता नहीं है, कुछ नहीं होता, ये तो स्ट्रिंग तुम्हारा एकदम तना हुआ रहेगा ना। तुम खुद भी अज्यूम करोगी तो तुमको लॉजिकली ये बात प्रैक्टिकली सही लगेगा कि ये जिस स्पीड से नीचे जाएगा उसी स्पीड से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको खींच कौन रहा है, यही तो ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, वही इसका भी एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि दोनों साथ ही चल रहा है ना। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगा, इसका ऊपर इसका नीचे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखना, डिक्टेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे अच्छी तरह से समझा देंगे। ध्यान दो, बहुत ध्यान से देखना। ये एक कोई भी सीलिंग है, यहाँ पे एक पुली है, ये एक पुली है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये एक स्ट्रिंग है जो कि इस पुली से लाइट है ना, हल्का स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो 2 kg मास का है, ये ऑब्जेक्ट 2 kg मास का है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पे है। ठीक है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट इसका मास 3 kg है और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है ये 3 kg का मास है यहाँ पे, और ये 5 kg है। ठीक है, ये फिगर है तुम्हारा क्वेश्चन का। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लो फिर बनाते हैं। आनंद, तुम्हारा ध्यान यहाँ रहता ही नहीं है, खाली फालतू काम में ध्यान। तो वही तो बोले, वो बोल रहा था उस पर ध्यान है, हम बोल रहे हैं उस पर नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात किसका, उसका कि मेरा? हाँ तेरी, इसीलिए तो वो उसी पे ध्यान दे रहा था। अब ध्यान देना, हम क्या करते हैं, हमको क्या 3 चीज़ फाइंड करने बोला है। तीसरा जो बात है वो थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, पहले 2 काम हम लोग कर लेते हैं, फिर तीसरे पार्ट पे आते हैं। जो रिएक्शन फोर्स बोला है वो अभी क्लियर नहीं होगा, अभी हम करवाते हैं, समझाते हैं। अब एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। हमसे सबसे पहला चीज़ क्या पूछा है, हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है,
डेफिनेटली ये 8 kg इस साइड में है, इधर 2 ही kg है, तो ये जो सिस्टम है शुरू में रेस्ट में था, रेस्ट में मतलब समझो इसको पकड़ के रखे हुए हैं, अब छोड़ दिए, रिलीज कर दिए रेस्ट से, तो ये नीचे आने लगेगा, ये ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये वाला पार्ट इस डायरेक्शन में जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। इस एक्सेलरेशन को ए अज्यूम कर लेते हैं और यही हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो ज़्यादा अच्छा होगा ज़्यादा अगर हम इसको मिला के एक सिस्टम मान लें, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम इसको मिला के एक सिस्टम नहीं मानेंगे ना और इसमें से किसी एक को सिस्टम माने, हमको 3 इक्वेशन लिखना पड़ जाएगा। समझना कहानी क्या होगा, ये देखो ये जो स्ट्रिंग है ये लाइट है और इसके बीच में कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट नहीं है, पुली को लाइट माना गया, मासलेस माना गया है, तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम टेंशन होगा, लेकिन इस स्ट्रिंग में अलग टेंशन हो जाएगा क्योंकि ये अलग स्ट्रिंग हो गया है। तो यहाँ पे अलग टेंशन हो जाएगा, यहाँ अलग टेंशन हो जाएगा, दोनों टेंशन हो जाएगा, दोनों टेंशन को इक्वेशन बना के एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके एक्सप्रेशन निकलेगा, है ना। तो हम इस कहानी को, इसमें जो बीच का टेंशन है, इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए हम इन दोनों को मिला के एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ताकि अगर ये दोनों मिला के एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो बीच का सारा कहानी गोल हो जाएगा, हम उसको एस्केप कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए, इन दोनों को मिला के अगर हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं, तो सिस्टम का मास कितना हो जाएगा 8 kg, और उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, यानी 8g। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात जो हम तुम लोग को बता दें, 11 क्लास में जब तक g का वैल्यू लिख के ना दे दे कि 10 लेना है, 9.8 ही लेना। किसी भी क्वेश्चन में जब तक ये लिख ना दे कि g का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए, जब तक ना लिखे, अगर कहीं कुछ g का वैल्यू मेंशन नहीं है तो 9.8 लेना है। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद, मेन जो मकसद है वो तुम लोग को ये सब क्वेश्चन समझाना है, कैलकुलेशन में हम नहीं फंसाना चाहते हैं, इसीलिए हम जी का वैल्यू हर जगह 10 ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, कहीं पे भी अगर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो स्कूल का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो जी का वैल्यू अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो 9.8 लेना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ समझाने के लिए 10 ले रहे हैं क्योंकि हमको तो यहाँ बहुत कुछ समझाना है, हम कैलकुलेशन को जंबल नहीं करना चाह रहे हैं। तो सिस्टम मेरा कितने का हो गया, 8 kg का हो गया, तो नीचे की तरफ फोर्स जो लगेगा वो 8 × g यानी 80 लगेगा, है ना। 8g जो भी को, हम यहाँ mg नहीं लिख रहे हैं, उतना क्यों बढ़ा है, ऊपर की तरफ जो भी टेंशन होगा t। अब थोड़ा देखना, यहाँ पे कोई टेंशन t होगा और वही टेंशन यहाँ पे भी t होगा, सेम। अच्छा, एक और बात ध्यान देना, ये जो स्ट्रिंग है वो 2 चीज़ों से अटैच्ड है, एक इससे और एक इससे, पुली से भी तो टच में है, तो ये दोनों को इधर खींचता है, इसको भी ऊपर खींचेगा, पुली को भी नीचे खींचेगा, तो यहाँ पे भी सेम टेंशन होगा T। इसका यूज़ थर्ड वाला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बनाने में काम आएगा। उसी तरह से ये जो पार्ट है, ये भी पार्ट इसको ऐसे नीचे की तरफ सेम टेंशन से खींचेगा। ठीक है ना, समझ रही हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टेंशन होगा, सिंस अभी हम इसको मिला के एक सिस्टम माने तो अंदर का टेंशन हमको दिखाने का जरूरत नहीं है, बट हम यहाँ फिगर में सब कुछ कर रहे हैं तो कर लेते हैं, बाद में यहाँ पे जो टेंशन होगा वो कुछ अलग होगा, तो उसको हम टी डैश मान लेते हैं उस टेंशन को, और वही टेंशन यहाँ पे भी लगेगा टी डैश। ठीक है, क्लियर है सारा कुछ। ठीक, अब सिंस हम इन दोनों को मिला के एक सिस्टम माने तो बीच का हमको टेंशन वगैरह इग्नोर अब हम लोग कर देते हैं, तो ये कहानी मेरा हो गया। तो इस हिसाब से इसका जो हम इक्वेशन लिखेंगे, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, सुमित बताएगा इक्वेशन। ये 18 न्यूटन लिखा हुआ है, यूनिट था। बोलो इक्वेशन क्या लिखेंगे। 80 - t इज इक्वल टू, हाँ m कितना है इसका, 8 kg है, तो 8a, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब हम इसको सिस्टम मान लेते हैं, ये सिस्टम है मेरा, इसका मास है 2, इसमें नीचे की तरफ 20 लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, शिवम बता इसका इक्वेशन। T माइनस इज इक्वल टू, इसका मास 2 है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो 2a होता है। ठीक है, 2a।
दोनों इक्वेशन मेरे पास है, क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, टी एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो हम अलग से नहीं लिख रहे, हम सीधे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम सीधे यहीं से कर लेते हैं कि इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, टी टी खत्म हो जाएगा, 80 माइनस 20 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू 10A, तो A इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब हमको टेंशन भी निकालना है, देखना समझ रही हो कनक, हर एक स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है, ध्यान देना। तो यहाँ वाला टेंशन तो हम इसी से निकाल लेंगे, जो हम यहाँ कहानी बनाए हैं उसी से निकाल लेंगे। ये जो एक्सेलरेशन आया, बात नहीं, यहाँ जो हम एक्सेलरेशन निकाले हैं उस एक्सेलरेशन को हम कहीं पे भी पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये टेंशन मेरा निकल जाएगा। ठीक है, पुटिंग, छोड़ो इतना लिख दिए, ठीक है, पुट कर देते हैं 80 माइनस टी इज इक्वल टू 8, ए कितना है 6, तो 80 माइनस टी इज इक्वल टू 48, टी को इधर ले आते हैं, 48 को इधर ले आते हैं, तो टी कितना आ जाएगा, 48 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 32 होगा, 2, हाँ 32 न्यूटन आ गया। लेकिन अगर हमको यहाँ बीच का टेंशन निकालने बोलेगा ना, तो हमको इसको सिस्टम मानना पड़ेगा, चाहे इसको सिस्टम मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको सिस्टम मानेंगे, ध्यान से समझना, अगर हम इसको सिस्टम मानेंगे तो हमको इसमें ये वाला फोर्स भी मेंशन करना पड़ेगा, टी डैश भी मेंशन करना पड़ेगा, mg भी मेंशन करना पड़ेगा। इसको मानेंगे तो खाली mg और टी डैश मेंशन करना पड़ेगा, ज़्यादा आसान लग रहा है कंपैरेटिवली। तो हम क्या करते हैं, एकदम सबसे नीचे वाले को, ये क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया, टी निकल गया, यानी यहाँ इस रस्सी का टेंशन निकल गया, अब इस रस्सी का टेंशन निकालना है टी डैश, उसके लिए हम इसको सिस्टम मानते हैं। ठीक है, ये हम ऐसे लिख देते हैं 4 टी डैश, यानी हम ये सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं टी डैश के लिए। ठीक है, हम क्या किए जी, 5 kg के ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम माने। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे कहीं पे भी नॉर्मल नहीं लग रहा है, क्यों? हाँ, क्योंकि कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ नहीं है कोई। पिछले क्लास में कंफ्यूज कर रही थी, कहीं नॉर्मल लगा दे रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए हम एक बार और बोल देंगे, अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हवा में है ना जी, कोई टेबल उबल थोड़े है यहाँ पे, तो mg नीचे लगेगा, 5 kg है तो नीचे कितना होगा 50, ऊपर टी डैश, और ये जा किधर रहा है, ये इसमें एक्सेलरेशन किधर है, नीचे एक्सेलरेशन a है। बोलो अरुण इक्वेशन, वेरी गुड, 50 माइनस टी डैश है, हाँ टी डैश इज इक्वल टू m कितना है इसका 5 है ना, तो 5a, एक्सेलरेशन का वैल्यूम निकाल चुके हैं, कितना है 6, तो 50 माइनस टी डैश इज इक्वल टू 30 इधर, टी डैश उधर ले जाते हैं, तो 20 इज इक्वल टू टी डैश का वैल्यू 20 न्यूटन आ गया। समझ में आ गया सबको? अच्छा, सबको समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, एक चीज थोड़ा यहाँ पे हम और बता देते हैं कि अगर हम इसको सिस्टम मान के बनाना चाहें, जैसे देखो टी डैश हमको निकालना था तो हम इसको सिस्टम माने थे, आराम से बन गया। तुम इसको भी सिस्टम मानोगे तो टी डैश निकल जाएगा, लेकिन देखो होगा क्या, हम समझा देते हैं, क्योंकि सब चीज़ समझ में, दिमाग में रखना ज़रूरी है। तुम मत बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। देखो, अगर तुम इसको सिस्टम मानते हो 3 kg के ब्लॉक को, चलो हम इसको सिस्टम मानते हैं, 3 kg का ब्लॉक है, इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg तो लगेगा ही लगेगा, यानी 30 तो नीचे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और इसमें नीचे की तरफ टी डैश भी लग रहा है, तो नीचे की तरफ टी डैश भी लगेगा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, उस पे टी लग रहा है। और ये नीचे की तरफ किस एक्सेलरेशन से जा रहा है हम निकाल चुके हैं 6। तो अब हम इसमें इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ जो दोनों फोर्स है 30 और t, इसका सम इससे बड़ा होगा। नीचे की तरफ तुम्हारा फोर्स जो होगा वो क्या है, t प्लस 30। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, अच्छा ये t डैश है, t नहीं है, तो हम लिखेंगे t डैश प्लस 30 माइनस t इज इक्वल टू इसका मास 3 इंटू 6, तो 18। t का वैल्यू हम पहले से निकाल के रख लिए हैं 32, तो t डैश प्लस
30 माइनस 32 इज इक्वल टू 18 टी डैश, ये कितना हो जाएगा? तो टी डैश कितना आया? आया ना? ठीक है, लेकिन देखो वो लंबा हुआ, तुमको यहाँ पे टी का एक एक्स्ट्रा वैल्यू रखना पड़ा, टी को इक्वेशन में रखना पड़ा, इसमें टी का कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ा, सीधा सीधी निकल गया। आगे बढ़े, ठीक, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक पार्ट रह गया ना, ठीक ठीक, देखो इसको मिटाते हैं हम, हाँ ये चीज़ मिटा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखना। अगर हम इसको पुली को देखें ध्यान से तो समझो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। ये जो क्लैंप होता है ना, पुली कैसे कैसे पुली लटका हुआ रहता है किसी भी चीज़ में, जैसे मान लो ये एक क्लैंप रहता है, मतलब क्लैंप क्या, ये जो भी चीज़ है, हाँ क्लैंप रहता है, या तो ऐसे इसमें पुली ऐसे फिक्स्ड रहता है। अब हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से अगर तुम लोग देखो, हम एग्जैक्टली तो दिखा नहीं पाएंगे, तुम लोग अगर इमेजिन करो तो इस पुली को क्या है, दो रस्सी इधर से खींच रही है ना, ये जो दोनों धागा है ये पुली को ऐसे खींच रही है। तो ये जो क्लैंप है ये इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्लैंप क्या करता है, पुली पे इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाता है। सिंस जो पुली है, पुली क्लैंप पे नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगाएगी, तो क्लैंप ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाएगा, वो फाइंड करना है। बात समझ में आया? पुली ऐसे है ना, ऐसे पुली देखो, पुली कोई क्या बोलते हैं, रिंग जैसा थोड़े होता है, डिस्क होता है, पूरा भरा हुआ रहता है, बस यहाँ पे छोटा सा छेद, ऐसे डिस्क रहता है, ऐसे पूरा डिस्क रहता है, ऐसे पूरा एकदम लोहा का एक ऐसा रहता है, बस बीच में छोटा सा ऐसे छेद रहता है जिससे ऐसे कोई क्लैंप घुसा के रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब ऐसे यहाँ पे क्लैंप है, ये दो रस्सी दो धागा इसको नीचे की तरफ ऐसे दो फोर्स टी से खींच रहा है। अगर बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझो, दो धागा इस पे टी फोर्स लगा के नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये जो क्लैंप है, इस क्लैंप पे ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ पे उतना ही फोर्स लगेगा, दो गो टू टी नीचे की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे जो क्लैंप है वो इस पुली पे फिर इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ज़रा ध्यान देना, पुली पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो टी और टी लग रहा है। अगर हम पुली को सिस्टम माने, अगर हम पुली को सिस्टम माने, सिस्टम हम किसको मान रहे हैं, पुली को, पुली को अगर हम सिस्टम माने तो पुली पे नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है, टी और टी, और जो क्लैंप है वो पुली पे ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो क्लैंप जो है वो पुली की तरफ ऐसे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। पुली क्या किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं जा रहा है क्या, इसका मतलब उस पर जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतनी फोर्स नीचे लग रहा है। यानी कि इससे पता चलता है कि रिएक्शन फोर्स जो है वो टी प्लस टी यानी 2t के बराबर है। यानी रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, टी कितना निकाले हैं, 32, 64 न्यूटन। बस यही था। ठीक है, कर लो। देखो ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल में एक जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ऐसे है इस टेबल में, और यहाँ से एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक पुली है, ऐसे पुली है, ऐसे लगा हुआ है क्लैंप के साथ, और ये धागा जो है सो इस पुली से होता हुआ ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ये दो ब्लॉक है, इस तरह का कुछ सिचुएशन है। ठीक है, जो पहला ब्लॉक है इसका मास m है और इसका मास 2m है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, फिगर दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोला, पहला क्या बोला, एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का। ठीक है, दूसरा टेंशन, देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा हर जगह, हर पॉइंट पे। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, अलग अलग से फ्री बॉडी डायग्राम अब बनाना छोड़ देते हैं, फिगर में ही सब कुछ कर देते हैं। अगर हम
इसको सिस्टम मानते हैं या इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ 2mg क्योंकि इसका मास 2m है, ऊपर की तरफ इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? ऊपर की तरफ, वेरी गुड, नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में T, बहुत अच्छा, तुम लोग समझ गए अब, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अब इक्वेशन लिख, हाँ एक और चीज़ मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें इस डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ जाएगा ना और ये इधर जाएगा, तो इसमें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा a, इसमें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा a, डायरेक्शन के साथ एक्सेलरेशन मेंशन कर देना। अब अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, ये जो ब्लॉक है ये तो ऊपर नीचे नहीं कहीं जाएगा, इसका मतलब नॉर्मल जो है वो mg के बराबर होगा, और ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? केवल T, बस, और कुछ नहीं लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? हम तो किसी को नहीं दिखाए, और तो एक ही फोर्स लग रहा है T। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें जो नेट फोर्स है वो T ही होगा, और T जो होगा वो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। देख रहा दोनों का मास दिया हुआ है, इसका मास m दिया हुआ है, इसका 2m दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर हम इससे इक्वेशन लिखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसका इक्वेशन क्या होगा? रुको हम जिससे पूछेंगे वो बताओ, हाँ इस बॉडी का इक्वेशन बताओ। वेरी गुड, 2mg माइनस t इज इक्वल टू, देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a है और इसका मास 2m है, हम यहाँ पे लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 2m और एक्सेलरेशन है a, दो इक्वेशन बन गया। अब तुम क्या करो, यहाँ से t का वैल्यू यहाँ पे रख दो, है ना, तो हम लिखेंगे 2mg माइनस ma इज इक्वल टू 2ma, ma उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2mg इज इक्वल टू 3ma, हमको चाहिए a, mm काट दें तो a कितना आ गया? 2g/3, ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज़ हो गया। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 में एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करके टेंशन निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो टेंशन क्या हो जाएगा हम लोग का? T इज इक्वल टू m और एक्सेलरेशन है 2g/3, तो टेंशन आ गया 2mg/3। यूनिट लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं, ठीक है। कितना आराम से बन गया। नेक्स्ट क्या निकालने बोला है? हाँ, पुली पे जो देखो ये जो है ना क्लैंप, देखो समझो बात को, यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी टेंशन होगा, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में टेंशन होगा, तो ये इसमें इस डायरेक्शन में ऐसे रिएक्शन लगेगा, मतलब ये दोनों मिलके इसको ऐसे खींचेगा ना, देखो ये दोनों मिलके इसको ऐसे खींचेगा। तो ध्यान से सुनो क्या बात होगा, हम पूरा बात समझा देते हैं। इस पे जो है पुली पे थोड़ा ध्यान देना, ये पुली है, पुली पे दो फोर्स लग रहा है, एक इधर एक इधर, दो फोर्स लग रहा है, दोनों T है, ठीक है, दोनों T है। तो होगा क्या, इन दोनों का नेट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, तो रिएक्शन फोर्स जस्ट इसके ऑपोजिट में लगेगा, क्योंकि पुली तो किधर भी मूव नहीं कर रहा है, पुली को रुका हुआ है ना पुली। तो पुली पे जो नेट, देखो एक अगर हम लोग देखें है ना कि अगर दो वेक्टर दो फोर्स इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होता है तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होता है। अगर दोनों इक्वल है, जैसे अगर ये A है ये A है, तो इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली बीच से नेट फोर्स निकलता है। और अगर ये A है ये B है, तो नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √A² + B²। तो उसी तरह से इस पे जो नेट फोर्स लगेगा ना वो इस डायरेक्शन में लगेगा नेट फोर्स, और वो क्या होगा? T² + T², 2T² √, यानी √2T, और इस डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा। सिंस पुली
मूव नहीं कर रहा है, इसलिए पुली पे जो नेट फोर्स इधर लगेगा एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट रिएक्शन लगेगा, दोनों बराबर होगा। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो फिगर, ये अलग क्वेश्चन है। इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड मतलब जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ एक ऐसा प्लेन है, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है ना। यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है ऐसे। अब क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे सरफेस में, एक ऑब्जेक्ट सरफेस में, थोड़ा पुली छोटा बना दे रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक पुली है। ऐसे पुली है, ये धागा जो है सो ऐसे करते हुए ऐसे नीचे आया है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है ऐसे, एक ऑब्जेक्ट ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास 3 kg है, ये 3 kg है, ठीक है, और ये 2 kg है। ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग पूरा कॉपी कर लेना, ठीक। बहुत ध्यान से देखना, तुमको देख के क्या लगेगा कि ये दोनों जो सिस्टम है, ये सिस्टम किधर जाएगा, ये नीचे जाएगा कि ये इधर मतलब गिरेगा। ऐसा लग रहा है कि 3 वाला इधर जाएगा, 2 वाला ऊपर जाएगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखो कई बार तुम्हारे साथ ऐसा सिचुएशन आएगा कि तुम कंफ्यूज्ड रहोगे। 2 चीज़ें समझना बात, अगर तुमको ऐसा लगे कि 3 kg इधर जाएगा और 2 kg ऊपर जाएगा, ऐसा तुमको लग रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम इस तरह से यहाँ पे बनाओगे कि ये 2 kg में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा और इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तुम ऐसे मानोगे। हमको क्या लग रहा है ना, हमको ऐसा लग रहा है कि 2 kg नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है, पता नहीं पर्सनली। तो समझो नहीं, देखो अभी हम बताते हैं, दोनों चीज़ बताते हैं। लेकिन अगर तुम देखो, अगर हो सकता है कि ये वाला नीचे की तरफ आए, ये ऊपर की तरफ जाए, हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर तुम गलती से उल्टा मान लिए, तुम ये मान लिए कि इसमें ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो हम लोग दोनों का जो एक्सेलरेशन का जो अमाउंट हो वो सेम आएगा। समझना, मेरा भी 5 आएगा। अगर हम ऐसे माने कि इसमें एक्सेलरेशन नीचे है, ये इधर जा रहा है, तो मेरा भी 5 आएगा, तुम्हारा भी 5 आएगा। लेकिन अगर तुम गलती से यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसा दिखा दिए कि एक्चुअली में जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके ऑपोजिट तुम दिखा दिए अगर, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा, आंसर तुम्हारा नेगेटिव में आएगा, समझना। क्योंकि अगर ये एक्चुअली में ये ब्लॉक नीचे जाता लेकिन तुम एक्सेलरेशन ऊपर मान लिए, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू -5 आ जाएगा। तो अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू लास्ट में -5 आ गया, तो तुम लिख देना, इससे पता चल जाता है कि हम जिधर एक्सेलरेशन माने हैं एक्चुअली में उसके ऑपोजिट है। तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, इसमें अपवर्ड है। और समझना 2 बात, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड मतलब समझ रहे, ऐसे झुका हुआ प्लेन। जब इंक्लाइंड प्लेन में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, तो ये जिसको बोलते हैं ढलने वाला जो डायरेक्शन होता है ना, ढलने वाला है ना, ये जो इंक्लाइन के डायरेक्शन में जो रहता है, इसको हम, इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं अलोंग द इंक्लाइन, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन इधर होगा तो हम लिखेंगे अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड्स, मतलब इंक्लाइन के तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन, या अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड्स। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को हम लोग वर्ड्स में भी लिख सकते हैं ना। अगर मान लो हम इसमें एक्सेलरेशन ऊपर माने लेकिन एक्सेलरेशन नीचे अगर
एक्चुअली में होगा तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा -5। तो हम लिख देंगे देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2 kg इज डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ रहे हो? तो तुमको जिधर मन करे तुम एक्सेलरेशन मान लो, गलत नहीं बनेगा। अगर ये एक्चुअली में नीचे जाता तुम ऊपर मान लिए तो भी गलत नहीं बनेगा, आंसर सही आएगा। बात समझ गए? ठीक है, चलो हम क्या मानते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन नीचे है तो ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं दोगे हम दोबारा नहीं बताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं आधा से ज़्यादा बच्चा को हम 5 बार भी बता दे कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है उसको 5वां बार में भी वो पीछे ही मुड़ के गप कर रहा होगा। ध्यान से हम यहाँ से मिटा रहे हैं, ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। अब देखो बहुत ध्यान से, जब भी इंक्लाइन वाला प्रॉब्लम रहेगा तो हम फोर्सेस को कैसे क्या करेंगे वो बहुत ध्यान से समझना। यहाँ का तो सिंपल कहानी है जी, नीचे की तरफ अगर ये 2 kg है तो 22 ही था ना, ऊपर की तरफ टेंशन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे जो फोर्सेस होगा ये 30 kg को भी हम यहाँ मिटा देते हैं फिलहाल। इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा ना, ध्यान देना, धरती एकदम ऐसे स्ट्रेट नीचे की तरफ खींचती है तो नीचे जो लगेगा वो 30 लगेगा, 30 न्यूटन। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, ये ब्लॉक या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, इंक्लाइंड के अलोंग ही मोशन करेगा वो। तो हम मेरा जो भी फोर्सेस, अगर हम इंक्लिनेशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन पे रखा हुआ रहता है तो हम सभी फोर्सेस को अलोंग द इंक्लाइन रिजॉल्व करते हैं और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, इस पे एक और फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, जो इस डायरेक्शन में ये इंक्लाइंड प्लेन लगा रहा होगा, ये वाला प्लेन ऐसे लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स है कि नहीं। इसको भी फिलहाल मिटा देते हैं। इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, जो ये वाला प्लेन लगा रहा है। 2 फोर्स हम लिख दिए, नीचे की तरफ mg और उधर, हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम क्या करते हैं, ऐसा समझो थोड़ा सा बात को, ऐसा करते हैं, इसको अभी हम m1 नाम देते हैं, इसको m2 नाम देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन तुम लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, अच्छा चलो रहने देते। 30 है ना, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे जब भी हम ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें इंक्लाइन प्लेन लगा हुआ रहता है तो जो फोर्स इंक्लाइन के अलोंग है, अच्छा इस पे इधर टेंशन भी तो लगेगा, यहाँ से यहाँ तक सेम रस्सी तो सेम वही टेंशन यहाँ पे भी। तो जो फोर्स इंक्लाइन के अलोंग है और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है उसको रहने देते हैं, और जो फोर्स इन दोनों डायरेक्शन में नहीं है, मतलब ना तो इंक्लाइन के अलोंग है ना इसके परपेंडिकुलर है, उसको हम इन दोनों डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं। यानी हम क्या करेंगे, ये जो 30 kg है उसका एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व करेंगे और एक कंपोनेंट इधर परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर देंगे। तो देखो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। देख लो एक बार, हम अलग से भी बना देते हैं, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो इसको देख लेना ठीक है। ऐसे कहानी देखो, अच्छा ऐसे देख लो ना जी, अगर ये इसको तुम यहाँ पे टच करा दो, ये अगर 30 है तो ये 60 होगा ना, क्योंकि ये 90 होगा यहाँ पे। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। क्लियर है ये बात दिव्यांशु? अच्छा, अगर ये 60 होगा तो ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 30 न्यूटन का फोर्स हो गया 30 cos 60, है ना। तो इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा, फोर्स जो होगा वो होगा 30 इंटू cos, ये 60 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, ये 60 डिग्री है तो cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 हो गया तो ये 15 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम थोड़ा समझाना चाहेंगे यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा चीज़ रहेगा, ये तो सीधे मेरा कैलकुलेशन हो जा रहा है। अगर ये थीटा है, सपोज करो 30 डिग्री नहीं है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, है ना। कोई भी एंगल ये है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। तो इधर जो चीज़ आ रहा है उसको ध्यान से देखना, इंक्लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में तुम्हारा जो भी mg है
वो mg का cos 90 माइनस थीटा होगा, mg cos 90 माइनस थीटा होगा। बहुत ध्यान से देखना इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल। तो mg cos 90 माइनस थीटा तो mg sin थीटा, mg यहाँ 30 है अपना। ये बात क्लियर है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। तुमको दिक्कत हो रहा है क्या? देखो कुछ नहीं, समझो मैं एक चीज़ बता देते हैं। अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है a, इस वेक्टर का एक टुकड़ा होता है, एक पार्ट होता है, कंपोनेंट, जो इस डायरेक्शन में अपीयर होता है और इस डायरेक्शन में अपीयर होता है। जैसे अगर ये मान लो कोई भी फोर्स है 100 न्यूटन का, और अगर ये फोर्स किसी भी डायरेक्शन से मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है या 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 100 न्यूटन का फोर्स का एक इफेक्ट इस डायरेक्शन में भी होगा, और इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट होगा वो a cos, यहाँ पे जो भी एंगल है वो होता है a cos थीटा, और जिधर a cos थीटा होता है उसके परपेंडिकुलर में जो होता है वो a sin थीटा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो 30 है इस डायरेक्शन से इसका एंगल है 90 माइनस थीटा, तो 30 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 30 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है ये समझना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 30 sin 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी sin 30 डिग्री हो जाएगा 1/2, तो 15 हो जाएगा। ये हम जानबूझ के लिख दिए हैं क्योंकि तुमको ये एंगल पता रहता है, इस एंगल से तुमको दोबारा ये एंगल ना निकालना पड़े, तुम सीधे इसके टर्म में निकाल सकती हो। इंक्लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो mg sin थीटा होता है। अच्छा, अब अगर हम इधर आएंगे तो अगर इधर mg sin थीटा आया तो इधर mg cos थीटा होगा, जिधर sin थीटा उसके परपेंडिकुलर में cos थीटा। ये कितना हो जाएगा, mg 30 है और cos 30 √3/2, तो ये 15 √3 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा इस चीज़ को समझना, हम बहुत मेहनत करके समझाना चाह रहे हैं, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक, सारा कहानी क्लियर है ना? एक बार हम थोड़ा सा इसको एक बार और ये क्लियर करके समझा देते हैं। देखो यहाँ पे क्लियर फिगर से, अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट m मास का है, अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, mg अगर नीचे है, ठीक है, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आता है, एक कंपोनेंट इधर आता है। mg का जो इधर कंपोनेंट आता है अलोंग द इंक्लाइन वो mg sin थीटा होता है, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो होता है वो mg cos थीटा होता है। कैसे होता है वो हम समझा दिए हैं। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होता है, इसका इस एंगल में mg cos 90 माइनस थीटा होगा तो mg sin थीटा होगा। इस बात को ज़रूर याद रखना, इस फिगर को अलग से ज़रूर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ सिचुएशन, फिगर बहुत जंबल लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पे तो क्लियर कर दिए। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं, बस सिंपल सा कैलकुलेशन हम यहीं पे कर दिए हैं, इसलिए फिगर थोड़ा गिज लग रहा है बहुत कुछ एक ही जगह पे लिख दिया गया। सिंपल अब कहानी हो गया। अगर इस फिगर को हम देखते हैं तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि माने ये नीचे जा रहा है तो इसमें हम मान रहे कि ये नीचे जा रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a, इसका मास 2 है। देखो इसमें क्या है, बहुत ध्यान से देखना, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसमें जो है नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा के बराबर होगा, जो कि हम कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं। यहीं पे mg cos थीटा 15√3 है, यही निकाल चुके थे हम। तो अगर नॉर्मल पूछता तो हम 15√3 निकाल देते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो है ब्लॉक वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे t, क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा होगा ना जी, ये वाला फोर्स छोटा होगा, तो t माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू इसका मास जो है 3 और a, mg sin थीटा का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 15 इज इक्वल टू 3a। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, दोनों को ऐड करेंगे टेंशन कट जाएगा, है ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, हम ऐसा एक और क्वेश्चन करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, बेहोश हो जाएगा अभी बच्चा लोग। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे टी कट जाएगा, 20 माइनस 15 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये दोनों ऐड होगा 5a, तो a इज इक्वल टू
दोनों को ऐड किए, इन दोनों को ऐड किए, एक्सेलरेशन निकल गया, टेंशन निकालना था, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2, टी उधर चला जाएगा, टी इज इक्वल टू 18 न्यूटन। ठीक है, सो जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो एक बार और देख लो कि अगर ये एक इंक्लाइन है जो किसी एंगल थीटा से झुका हुआ है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, सपोज करो इंक्लाइन पे, तो इस पे कौन कौन सा फोर्सेस लगेगा अगर हम देखें, अगर हम खाली mg को देखें या इसी सिचुएशन में हम देखें तो क्या क्या कहानी पूरा क्लियर करते हैं। इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है, हम अभी कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं, 5, 10, 15 कुछ नहीं ले रहे हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो एकदम ऐसे नीचे की तरफ जो है इसमें mg फोर्स लगेगा। ठीक है, हम पहले ही बोल दिए कि जब भी हम लोग इंक्लाइंड वाला प्रॉब्लम करते हैं तो जो फोर्सेस इंक्लाइन के अलोंग है और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है उसको रहने देते हैं। टेंशन इंक्लाइन के अलोंग है, इसको जैसा का तैसा छोड़ दिए, नॉर्मल इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, जैसा का तैसा छोड़ दिए। जो फोर्स इन दोनों डायरेक्शन में नहीं है उनको इन दोनों डायरेक्शन में तोड़ना होता है, रिजॉल्व करना होता है। तो mg देखो न तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, न ही इंक्लाइन के अलोंग है, बल्कि इंक्लाइन से कुछ एंगल बना रहा है। तो हम mg को इंक्लाइन के अलोंग तोड़ेंगे, ऐसे इंक्लाइन के अलोंग एक इसका कंपोनेंट निकालेंगे, एक पार्ट निकालेंगे और एक पार्ट इंक्लाइन के परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है, सिंस ये एंगल थीटा है तो यहाँ वाला जो एंगल बनेगा ये 90 माइनस थीटा बनेगा। क्लियर सा बात है ना वैभवी? तो हम लोग क्या देखें, mg तो फोर्स है ना जी, वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का एक टुकड़ा अगर हम इस डायरेक्शन में निकालना चाहें कि कितना होगा, जो डायरेक्शन उससे कोई एंगल बना रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जहाँ पे एंगल 90 माइनस थीटा है वो mg cos 90 माइनस थीटा होगा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इंक्लाइन के अलोंग जो होगा वो mg साइन थीटा होगा और इसका जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जिधर साइन थीटा होता है उसके जस्ट परपेंडिकुलर में cos थीटा वाला कंपोनेंट आता है। तो इधर क्या आ गया, mg cos थीटा। अब हम इक्वेशन कैसे लिखे थे इसका, हम देखे थे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब देखो, समझ गया विवेक, कहाँ दिक्कत है बोल? हाँ समझ गए, अच्छा यहाँ तक समझ गया ना। अब ये सिंस ये वाला ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर इस पे जो दोनों फोर्सेस लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे के बराबर होगा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा होगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, और इसका ज़रूरत नहीं है फिलहाल इस क्वेश्चन में। दूसरा चीज़ क्या, ये ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से जा रहा है, इंक्लाइन के अलोंग ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, मतलब t ज़्यादा बड़ा होगा mg साइन थीटा से, तभी तो हम क्या लिखेंगे, t बड़ा है तो नेट फोर्स क्या होगा, t माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका अगर हम मास m मानते हैं तो ma, ये एक इक्वेशन हो गया। यही तो हम लोग किए ना, t माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ मास 3 था तो 3a लिखें, mg साइन थीटा तो हम यहीं कैलकुलेट करके लिख दिए थे 15, तो 15 रख दिए, निकाल लिए। ठीक है, एकदम दो ही तो बनेगा, हमको 2 ब्लॉक है तो 2 इक्वेशन बनेगा, 2 ही तो सिस्टम है तो 2 इक्वेशन बनेगा। और सर अगर यहाँ पे पुली का जो रिएक्शन निकालने दिया तो क्या, वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक टेंशन इधर लगेगा, एक टेंशन इधर लगेगा, तो वही सेम एग्जैक्टली √2t हो जाएगा।